जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार YouTube पे आप सभी को स्वागत है अपने ही चैनल में। आज ये प्रथम वीडियो है, प्रथम मतलब पहला फर्स्ट वीडियो है और यह एक परिचय वीडियो है जो हम लोग जिस वीडियो के तहत या मेरे द्वारा इस चैनल पे जो विषय पढ़ाया जाएगा वह है अर्थशास्त्र अभी के लिए, और उसी का एक परिचय वीडियो है। उसमें कुछ टॉपिक भी हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, और एकदम मस्ती से बात करते हुए इस तरह से एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आपको समझ में आए और एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी हो, महत्वपूर्ण हो और जानकारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो। यह वीडियो जो है पहला वीडियो है और यह वीडियो परिचय वीडियो है, इंट्रोडक्शन, और यह जो है कक्षा 10वां मतलब क्लास 10वां के छात्र के लिए उपयोगी है। और विषय का नाम है, जिस विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था। क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था। वैसे हम लोग अब 10वां में कई गो विषय पढ़ना होता है, जिसमें से एक विषय है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। अब इस सामाजिक विज्ञान के तहत 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें 10वां में हो गया, एक तो होता है इतिहास पढ़ना होता है, दूसरा हो गया भूगोल, तीसरा हो गया राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, और चौथा हो गया अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। पांचवा एक और पढ़ना होता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन कितना हो गया? 5। हम लोग इसमें से किसको हम लोग पढ़ेंगे? अभी कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। आगे चल के बताएंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर होता क्या है। वैसे हम लोग को पढ़ना है हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब इसका कहने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब भारत में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं किस व्यवस्था के तहत चलाई जाती है, उसी व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग को कहने का मतलब, हमारी अर्थव्यवस्था का मतलब कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और ये कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे हमको लगता है इस विषय से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, जिसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है लॉन्ग, और 2-2 मार्क्स के करके ये पूरा कितना हो गया? 8 10 आगे की ओर। और बिना बतकही किए हुए हम लोग अपने कार्य में लग जाए। समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय में कितना क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि कितने इसमें चैप्टर पढ़ना है, कै गो चैप्टर पढ़ना है, कै गो चैप्टर पढ़ना है। तो पहला बात है कि इसमें चैप्टर कितना है? 7। कितने चैप्टर है? 7। और इस 7 पार्ट्स को या चैप्टर को वीडियो के तहत आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो जहां डाला है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसका नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैप्टर 7 है। 7 का नाम क्या है? पहला चैप्टर जो है उसमें है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था क्या होता है उसी में एक ऐड करके हम लोग पढ़ लेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, और अब हमारे अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ
ये अर्थव्यवस्था का विकास जिस विकास का बात कर रहे हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजों ने शासन किया 200 वर्षों तक, उसके बाद अर्थव्यवस्था पूरा जर्जर हो गया, उसके बाद वो कैसे विकसित हुआ, इसी के इतिहास को पता करेंगे। समझ में आएगा? और उसमें भी बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए, जैसे एक व्यक्ति कमाता है तो उसका कमीनी क्या कहलाता है? आय। जो हम कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? आय। कमाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? आय। तो आप बताइए कि एक व्यक्ति का आय हो सकता है, एक व्यक्ति जो कमाता है वह आय हो गया। लेकिन मान लीजिए कि यह बिहार है, यह क्या है? बिहार है, यह बिहार है। यह बिहार है और ये एक राज्य है। क्या है? राज्य। तो बताइए इसमें यहां भी व्यक्ति तो रहते होंगे ना। मान लो कि यहाँ पे 14 करोड़ जनसंख्या है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है और कुछ अधिक नहीं है, इसलिए और भी कुछ अधिक करने का हम लोग प्रयास करें ताकि बिहार एक प्रगति के मार्ग पे चल सके। आगे देखते हैं, ये जो जनसंख्या है तो एक एक व्यक्तियों को जोड़ करके जनसंख्या बना होगा, और यदि ये एक एक व्यक्तियों को जोड़ करके जनसंख्या बनी है तो जो व्यक्ति कमाते होंगे तो प्रति व्यक्ति आय हो गया। जो एक व्यक्ति कमाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय। और इन सभी व्यक्तियों के आयों को जोड़ करके जितने भी राज्य में रहते हैं, जैसे कि बिहार में जितने भी लोग रहते हैं 14 करोड़ लोग, इन सभी के आयों को जोड़ करके यह बिहार का क्या हो जाएगा? आय। यह क्या हो जाएगा? बिहार का आय। उसी प्रकार से राष्ट्र मतलब क्या हो गया? देश। राष्ट्र के मतलब क्या हो गया? देश। राष्ट्र के मतलब हुआ देश, और एक देश का भी आय हो सकता है। जैसे भारत जो है, यहां देखिए, ये जो है भारत है, ये भारत है, और ये भारत है ना, भारत में बहुत सारे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य का अपना अपना आय होगा ना जी। उन सभी 28 राज्य के आय को ही भारत का आय कहा जाएगा। तो उन सभी, तो एक और बात कह सकते हैं हम कि भारत में जितनी जनसंख्या रहती है और उनके आयों को क्या कह सकते हैं? इनकी जो आय है यही आय राष्ट्र का आय कहलाता है। कोई दिक्कत? तो एक इसके बारे में पढ़ना है कि राज्य का है और राष्ट्र का है। दूसरा, तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को? मुद्रा। मुद्रा मतलब होता है पैसा, जिससे किसी भी, मुद्रा उसे कहते हैं जिससे किसी भी वस्तुओं का मूल्य लगाया जा सकता है। बचत हम कमा रहे हैं वो उसको कहते हैं आय, जिसको खर्च करते हैं उसको कहते हैं व्यय। और आय जितना आता है, मान लीजिए कि हम कमाते हैं 500 रुपया प्रतिदिन और 300 रुपया खर्च कर देते हैं, तो मेरा आय कितना हो गया? 500 रुपया, और 300 रुपया क्या हो गया? व्यय। और बचा कितना? 200, तो 200 क्या हो गया? बचत। क्या हो गया? बचत। तो 200 रुपया क्या हो गया? बचत। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बचत का यदि हमको फॉर्मूला लिखना है, बचत का यदि फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए कि हमको बचत का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखेंगे बचत का फॉर्मूला? आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस व्यय। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बचत का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताइए। आय माइनस व्यय। अब 500 रुपया कमाए थे ना, अब व्यय कितना किए थे? 300, घटा देंगे कितना आ गया? 200। तो यही 200 रुपया क्या हो गया? बचत। साख मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। अब देखिए, साख पत्र के बारे में पढ़ना है कि हम लोग के पास स्टाम्प पेपर भी चलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही उसमें देखिएगा एक मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? चेक।
वह एक प्रकार का पत्र है, लेकिन कैसा पत्र है? साख, विश्वास पत्र है कि आप हमें पैसा दे दिए, उसमें पैसा थोड़ी मिलता है, लेकिन यह साख पत्र है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े, राज्य और राष्ट्र के आय के बारे में पढ़े, उस देश में कौन सा मुद्रा चलता है, कितना बचत है, उसके बारे में पता लगाएंगे। हमारी वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्था का मतलब जो हमारे आय व्यय की जानकारी को देता है, या वित्तीय वित्त से संबंधित जो भी जानकारी देता है, आय व्यय बचत, इन सब चीजों की जानकारी जो संस्था देती है, रिपोर्ट जारी करती है, उसे कहते हैं वित्तीय संस्था। अच्छा देखिए रोजगार और सेवा के बारे में तो जानते ही होंगे, तो 5वां चैप्टर पढ़ना है रोजगार। रोजगार किसको कहते हैं, बेरोजगारी क्या है, समझ में आएगी ना? सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है आधुनिक समय में, कि आधुनिक समय में बिहार का ही नहीं पूरे भारत का यही समस्या है कि भारत में रोजगार बहुत कम है। सेवाएं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्या दे रहा हूं? सेवा। अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्या दे रहे हैं? सेवा। वैश्वीकरण, पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में जोड़ा गया, उसी को क्या कहा गया? वैश्वीकरण। जैसे कि एक देश दूसरे देश में अपना सामान बेच सकता है, वह देश भारत में बेच सकता है, जैसे कि भारत चाइना में बेच सकता है, चाइना भारत में बेच सकता है। इसी को मतलब सहयोग संबंधी बना दिया गया, खुला व्यापार की नीति लाई गई, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी देखभाल करती है। अब आगे चलते हैं, 7वां चैप्टर क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको कहेंगे? जागरण, मतलब उपभोक्ता को जागना चाहिए। जागना मतलब, पहले उपभोक्ता किसको कहते हैं इसी के बारे में समझते हैं, सुनिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक दुकानदार है, ये दुकानदार है, यहाँ पे लाता है चीनी। बिहार में अधिक लोग चाय पीते हैं, तो इसलिए क्या लाया? चीनी। और यहाँ कहीं और से आया, फैक्ट्री से आया। चीनी कहाँ से आया? फैक्ट्री से। और हम खरीद करके लाए चाय बनाने के लिए, और चाय बना करके क्या कर लिया? ये एक रामू नाम का लड़का है, पी रहा है। तो बताइए, चीनी जो खरीद के लाया, यूज किया मतलब उपयोग किया, वह क्या हो गया? उपभोक्ता। क्या हो गया? उपभोक्ता। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि हम कहीं जाते हैं दुकान में या फैक्ट्री है, तो वह तो क्या होगा? उत्पादक है। वह तो क्या है? उत्पादक। किसान जो होता है उत्पादक होता है, परिवर्तन करता है जो फैक्ट्री में होता है, जैसे गन्ना से चीनी बनाता है, और चीनी को जो यूज करता है उसको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। किसी भी सामान को जो उपयोग करता है, खाता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो हम लोगों के लिए जागरण भी तो जरूरी है कि किस सामान को उपयोग करना चाहिए, कौन सा सामान हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है। और देखिए इनको संरक्षण भी तो मिलना चाहिए भाई, उपभोक्ता को संरक्षण भी तो मिलना चाहिए। संरक्षण क्या चीज का चाहिए? तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पे कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए ना, जो जांच करे कि यह भोज्य पदार्थ बेचने लायक है या नहीं है, और यदि नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। यही हमारा संरक्षण है। और इसमें क्या है? संरक्षण में क्या होता है कि हम किसी सामान को देख करके ले सकते हैं कि अच्छा है तो लेंगे, नहीं अच्छा है तो नहीं लेंगे। जैसे बहुत सारा जो लोग है एक्सपायरी डेट सामान बेच देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये एक्सपायरी है या नहीं है, और यदि एक्सपायरी है तो हम नहीं खरीदेंगे, एक्सपायरी नहीं है तो खरीदेंगे। कोई दिक्कत? तो इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यह कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का अधिकार पर। पहला चैप्टर है, इसमें कुछ टॉपिक में हम बांट दिए हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए पढ़ना क्या है? अर्थव्यवस्था, ये पहला चैप्टर के अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में परिचय। और पीछे भी बताए थे कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र के भी बारे में जानेंगे, और इसको तुलना कर लेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। वैसे जानते हैं इसके बारे में बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन होता है, समझ में आया कि नहीं?
और इसी के बारे में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। कोई दिक्कत? आगे पढ़ना है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिए तो उसके विकास के भी बारे में पढ़ेंगे कि विकास कैसे किया जाता है या होता है, या उसको किस प्रकार से विकास किया जाए। आगे पढ़ेंगे तो विकास यदि हो गया तो विकास को मापना चाहिए ना कि कितना विकास हुआ है, मापना चाहिए ना। ऐसा ही कह देंगे कि विकास हो रहा है, कहां हो रहा है? भाइयों एवं बहनों, भारत का विकास हो रहा है, तो कहां? इसका मेजरमेंट होना चाहिए ना, माप होना चाहिए ना कि कहां हो रहा है। सिर्फ पेपरे पे हो रहा है कि कहीं भूमि पे दिखाई दे रहा है? ये सिर्फ आपके बजट में ही पास हो रहा है कि लोगों को लाभ भी मिल रहा है? यदि लोगों को लाभ नहीं मिलता है तो विकास कौन सी काम का? कोई काम का है? नहीं। और उसी के तहत विभिन्न सूचकांक जारी किए जाते हैं। सूचकांक का मतलब डाटा जारी किया जाता है कि हमारा देश कौन से स्थान पे है। समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी हम बताते हैं, हमारा देश जो है 180 देशों में 98 पे है करप्शन में, सॉरी 96 पर है। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए 98 96 जिसका रैंक है करप्शन में, आप समझ सकते हैं कितना बेदशा है। समझ में आया? और अब काहे कह सकते हैं आगे चलते हैं। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका। जैसे हमारा देश जो विकास किया उसमें बिहार के आर्थिक विकास में क्या योगदान है। मान लो कि हमारे पिताजी के पास आय आता है 50,000। कितना हजार? 50,000। एक मेरा भाई है जो 20,000 रुपया कमा करके देता है। कितना कमा के देता है? 20,000। मान लो कि एक और देता है 20,000, हम कितना देते हैं? 10,000। कुल कितना हो गया? 50,000 हो गया। तो जब बताइए मेरा योगदान कितना है? 10,000। मेरा योगदान कितना रहा? 10,000। सॉरी, मेरा योगदान कितना है? 10,000। तो हम बोलेंगे ना कि हम अपने जो पिताजी का आय है या पिताजी के पास जो पैसा आता है उसमें हमारा योगदान कितना है? 10,000। उसी प्रकार से जो भारत है, तो भारत में ही तो बिहार है, तो भारत का जितना आय होता होगा या आर्थिक विकास होता होगा, उस विकास में बिहार का कितना योगदान है ये हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत? अब चलते हैं पांचवा, मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। मूलभूत आवश्यकताएं से विकास का संबंध क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं किसको कहते हैं। देखिए, मूल मतलब मुख्य चीज होता है। समझ में आया कि नहीं? तो मूलभूत आवश्यकताएं उसको कहते हैं जिससे मानव, वह आवश्यकताएं जो मानव को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। मान लो कि हमें जीने के लिए खाना जरूरी है कि नहीं? खाएंगे, यदि खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं, ये जरूरी है। अच्छा, दूसरा, मौसम, धूप, ठंडी, गर्मी, इन सब बरसात से बचने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? मूलभूत आवश्यकताएं। तो मूलभूत आवश्यकता कितनी है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है। मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? तो मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? तो मूलभूत आवश्यकताएं 5 है। मूलभूत आवश्यकता कितनी है? 5। इसी के बारे में जानते हैं कि कितनी है? 5 है। पहला क्या बोले? भोजन, जिसको रोटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? रोटी, रोटी को ही बोल सकते हैं भोजन। दूसरा, वस्त्र, मतलब कपड़ा चाहिए ना जी पहनने के लिए, कपड़ा। तीसरा क्या चाहिए? अब मान लो कि हमको खाना मिल गया भरदम, कपड़ा मिल गया पहनने के लिए, अब रहने के लिए बरसात उरसात में बचने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घर चाहिए, चाहिए। नहीं होगा तो जीवन बड़ी बेकार हो जाएगा। उसको बोलते हैं मकान। समझ में आया कि नहीं? चौथा और पांचवा बाद में जोड़ दिया गया
शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या जोड़ दिया गया? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या जोड़ा गया? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। समझ में आ गया? तो कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? 5। कितनी है? 5। बोलिएगा कितनी है? 5। कौन कौन है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो कौन कौन है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा बताइए, पढ़े लिखे रहिएगा तभी ना कम से कम जीवन अच्छे से गुजारा हो सकता है, जीवन में अच्छे से गुजारा हो सकता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत है, समस्या है। बोलेगा ना रोजगार मिल ही नहीं रहा है, शिक्षा लेने समय कहाँ करते हैं? समझ में आया कि नहीं? यदि स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आपका जीवन अच्छा से कट सकता है? नहीं कट सकता है। यह भी आवश्यक चीज है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि आप अपने जीवन को क्षमता पूर्वक से सुखमय जीवन को जी सके। समझ में आया कि नहीं आया? और विकास का संबंध इससे क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि विकास का संबंध क्या है। अरे भाई, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, हमेशा तबीयत खराब रहता है, मान लो कि लिवर डैमेज रहता है, काम करने जाएगा? नहीं जाएगा। आए आए नहीं करेगा, नहीं आएगा। आए तो वो कहां से अपना भोजन लाएगा, कहां से कपड़ा खरीदेगा, कहां से मकान बनाएगा? तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये सब ठीक रहेगा तो विकास ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य का बात है कि आज भी भारत में लोग इस देश के आजादी के 78 वर्ष बाद भी लोग रोड पर सोते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और लोग कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं। इस पे आप लोग विचार कीजिए। आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, और अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। और अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। देखिए, यह एक प्रकार का विषय है। विषय का मतलब एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में तो बहुत सारा थ्योरी पढ़ना रहता है, सिद्धांत पढ़ना रहता है। पढ़ना रहता है कि नहीं पढ़ना रहता है? पढ़ना रहता है। अब सब्जेक्ट है मतलब समझ लीजिए कि एक किताब है। क्या है? किताब। समझ में आ गया? और इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या है, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। यह एक किताब है, यहां छोड़ के आते हैं अभी तुरंत यहाँ पे। वह विषय जिसमें आर्थिक क्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह विषय, ध्यान से सुनिएगा, वह विषय जिसमें आर्थिक क्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी आर्थिक क्रिया के बारे में आगे जानेंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अभी यहां जानिए ये कि आर्थिक क्रिया के नियम और सिद्धांत के बारे में जहां पे अध्ययन किया जाता है, उस विषय को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। मान लो कि किताब में नियम लिखा हुआ है कि ऐसे देश को चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था देश की ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नियम है। मान लीजिए कि कोई नियम लगा दिया गया कि यदि आप किसी भी सामान को खरीदते हैं, वह यदि 10 लाख से अधिक का है तो इस पे 20% टैक्स लगेगा। तो यह नियम है कि नहीं है? एक नियम। तो इसको बोलते हैं टैक्सेशन, कराधान। तो कराधान क्या हो गया? नियम, कर लगाने वाला नियम। कोई दिक्कत? जैसे अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सिर्फ सरकार का ही सब होता है, देश का जितना भी संसाधन है, जितना भी संपत्ति है, लोगों का कुछ नहीं होता है। लोग सिर्फ यहाँ पे अपना काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम खत्म। उस एक और होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उस सब किसमें मिलेगा? अर्थशास्त्र के पुस्तक में। कोई दिक्कत? अब देखिए, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वह व्यवस्था जिसमें
अर्थशास्त्र के वह व्यवस्था जिसमें अर्थशास्त्र के, इसमें जो अर्थशास्त्र का नियमों और सिद्धांतों को किसी देश में, कोई भी देश में या क्षेत्र विशेष में व्यवहार में उतारते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। फिर से सुनिए, वह व्यवस्था जिसमें अर्थशास्त्र के नियमों तथा सिद्धांतों को किसी देश में या क्षेत्र विशेष में उसे व्यवहार में उतारते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। सुनिए, मान लो कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में बताया ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। तो हमको जो मर्जी है वही वाला लेके हम अपने देश में लागू कर देंगे। समझ में आया कि ना? तो इसमें जो नियम लिखा गया है, सिद्धांत, उसी को अपने देश में ला करके लागू कर दे, वही क्या कहला जाएगा? अर्थव्यवस्था। जैसे क्षेत्र विशेष का मतलब देखिए, अर्थव्यवस्था शब्द के पहले किसी देश या किसी क्षेत्र का नाम लगा हुआ अति आवश्यक है, क्योंकि तभी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था को लिखना होगा तो चीनी अर्थव्यवस्था। समझ में आया कि नहीं? और यदि अमेरिका का लिखना होगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कोई दिक्कत? अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? क्षेत्र। अमेरिका क्या हो गया? क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था शब्द के साथ क्षेत्र को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? दर्शा रहा। चीनी, इस तरह से लिखो, चीनी अर्थव्यवस्था मतलब चीन। तो चीन एक देश है। अच्छा यहाँ देखिए, भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारत को दर्शा रहा है कि नहीं? क्षेत्र को दर्शा रहा है कि नहीं? और इसमें से नियम कहां से ला करके लगाएंगे? तो ये अर्थशास्त्र के पुस्तक से जो लिखा होगा, अर्थशास्त्र के पुस्तक में नियम, इसी में से जो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे देश के लिए यह नियम लाभदायक है, उसी को ला करके यहाँ पे लागू कर देंगे। वही क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। व्यवहार में नहीं उतार दिए, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, यह एक विषय है और यह एक व्यवस्था है, और यह एक किसी खास देश या किसी खास क्षेत्र में लागू किया जाता है, और इसमें सिद्धांत और नियम लिखा हुआ है। जितना भी नियम लिखा हुआ है ला करके आपको जो मर्जी है लागू करते रहिए, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। अभी पीछे हम बताए हैं कि आर्थिक क्रिया के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आर्थिक क्रिया के बारे में बोले थे ना कि हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। वही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं। तो देखिए, वे सारी क्रियाएं, क्रिया का मतलब काम होता है, काम करना ही क्या कहलाता है? क्रिया। तो वे सभी क्रियाएं या वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हो, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। फिर से बोलिए, वे सारी क्रियाएं, वे सभी या सारी क्रियाएं जिनसे हमें पैसा मिलता हो, जो काम करने से पैसा मिलता हो, उसी को क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं और उससे पैसा मिल रहा है तो आर्थिक क्रिया, और नहीं मिल रहा है तो आर्थिक क्रिया नहीं है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पहला एग्जांपल देखिए, पढ़ाना। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो इससे हमें क्या मिलेगा? पैसा। यह पैसा हमारा क्या हो जाएगा? आय। तो यह क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया, यह आर्थिक क्रिया हो गया। लेकिन हम ही पढ़ा रहे हैं, दूसरा नंबर में देखिए, हम ही पढ़ा रहे हैं, और किसको पढ़ा रहे हैं? आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे पैसा मिल रहा है। आप लोग पैसा नहीं देते हैं। अरे पैसा बोलेगा कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो कैसे पैसा दे रहा है, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो कैसे पैसा, कितना पैसा दे रहा है? पैसा दे रहा है ना, चाहे जितना दे रहा है। यदि यूट्यूब से पढ़ते हैं लोग तो उस पे एमबी करता है तो रिचार्ज करवाता है ना। अरे बोका, तो रिचार्ज कराता है तो उसमें पैसा नहीं लगता है, और वो एमबीए करता है तो कौची है? पैसा में ना है। तो उस कट कट के हमको हमारे पास मिलता है, वही हमारा क्या हो गया? आय। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लो कि हम अपने भाई को पढ़ाते हैं, तो हमको पैसा देगा? नहीं देगा। तो आर्थिक क्रिया है नहीं, क्योंकि यहाँ से
काम कर रहे हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए आर्थिक क्रिया नहीं है। और यदि मान लो कि हम अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, नाम अपने नागिन को, वैसे मेरा शादी अभी नहीं हुआ है, लिखते हैं नागिन, समझ में आएगी ना, तुरंत डांस लेगी, समझ में आएगी ना। मान लो कि हम अपने नागिन को पढ़ाते हैं तो पैसा मिलेगा, देगी पैसा, बेलना देने लगेगी, समझ में आएगी ना। वो में बाजार में मार्केट में आजकल लोहा वाला बेलना आ गया है, आजकल पति बनने में बड़ी घाटा है, समझ में आएगी नहीं, बड़ी दिक्कत है। महिला सबके एकदम एक गुण है कि मजबूत सामान देख करके खरीदती है सब, एकदम मजबूत, लकड़ी वाला बेलना खरीद के नहीं लाती है सब, लोहा वाला लाती है सब। अब पति पे कहीं, जिस पति पे वो लोहा वाला बेलना गया तो समझिए कि एकदम दासा खराब हो जाएगा। तो इसको पढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा पैसा, नहीं मिला तो आर्थिक क्रिया नहीं है। मान लीजिए एक मजदूर है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक मजदूर है, वो काम करने गया किसी और के पास, उसको कितना पैसा मिल रहा है रोज, 300, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं होगा क्योंकि इसको आय प्राप्त हो रहा है। यही मजदूर अपना काम कर रहा है, इसको आय मिल रहा है, आय प्राप्त हो रहा है, नहीं ना, तो यह भी आर्थिक क्रिया नहीं होगा। अपना काम किए, जहां पैसा नहीं आया तो आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। अच्छा मान लो तुम्ही लोग का काम है, जीएफ को लेकर के जा रहे हैं, बाबू के पैसा, बाबू के मोटरसाइकिल, बाबू के तेल, अपने झाड़ के बाबू के पैसा, बाबू के पहिर के कपड़ा, निकल गया लेके उसको घूमने जाएगा तो पैसा मिलेगा रे, नहीं मिलेगा तो उसको घुमाने ले गया, चलो बाबू घूमने, कहाँ, इको पार्क में, समझ में आया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आर्थिक क्रिया नहीं है क्योंकि इससे आय प्राप्त नहीं होता है। तो आज के नवयुवकों से हम विशेष निवेदन करते हैं कि उसी कार्य को कीजिए जो आर्थिक क्रिया में आता हो। समझ में आया कि नहीं आया। मान लो कि कोई गायक है और गाना गाता है, उसको पैसा मिलता है, उसको आय आता है, तो क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। लेकिन अपने बीबी को ये गाना सुनाता है, अपने पत्नी को ये गाना सुनाता है, इसको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आर्थिक क्रिया कर रहा है, नहीं, खूब गा रहा है, खूब बढ़िया गा रहा है, समझे कि नहीं, अब पत्नी को खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन कोनो की आर्थिक क्रिया नहीं है। क्रिया हो सकता है, क्रिया है लेकिन आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि आर्थिक क्रिया उसी को कह सकते हैं जिससे हमको, जिस काम को करने से हमें पैसा मिलता हो। समझ में आया या नहीं आया। अच्छा मान लो लड़की लोग को शादी हो गया और चल गई ससुराल, अब वहां पे क्या बना रही है, खाना, क्या बना रही है, खाना। अब मान लो कि ससुराल में खाना बना रही है सब, तो इसके लिए पैसा मिलता है जी, पैसा मिलता है, पेमेंट नहीं मिलता है। अब पैसा यदि नहीं मिलता है तो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है तो आर्थिक क्रिया नहीं होगा। कोई दिक्कत। अच्छा मान लो कि पति के पैर दबा रही है, मान लो कि पत्नी हो गई, बन गई, शादी हो गई, को नागिन लोग को वो नाग देवता मिल गए, तो बोले पैर दबाओ, अब पैर दबा रही है तो पैसा देगा, नहीं देगा, बोले हैं खाती कोची है, ये पोतती कोची से है, ऐसा मेकअप से कब कोची का मारती है, समझ में आएगी नहीं। हाँ, तो वो पैर दबाने के लिए पैसा नहीं देगा, तो आप दबाते रहिए, वो क्रिया है लेकिन आर्थिक क्रिया नहीं है। समझ में आ गया। तो जिस कार्य को करने से हमें आय प्राप्त होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया। चलते हैं आगे। आर्थिक क्रिया के बारे में भी यदि आगे पढ़ना हो तो विस्तार रूप से और भी समझाएंगे, इसके कई प्रकार होते हैं। समझ में आए कि नहीं। जैसे कि आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रिया और द्वितीय आर्थिक क्रिया और तृतीय आर्थिक क्रिया, और इस सबको अलग अलग में बांट दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। आगे है उपनिवेश के बारे में जानेंगे कि उपनिवेश किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले यहाँ जो लिखा हुआ है
स्लाइड पे इसी को पहले पढ़ करके और समझ लेते हैं कि किसको कहते हैं, उसके बाद आसान भाषा में समझेंगे कि किसको कहते हैं। देखिए, जब कोई भी देश, कोई एक देश है, मान लो कि एक देश है, हो गया ना, किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र, राष्ट्र मतलब भी क्या होता है, देश, राष्ट्र मतलब भी क्या होता है, देश, राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता हो। मान लो कि एगो देश है और एक और बड़ा देश है, ये बहुत विकसित है, इसके पास बहुत धन दौलत है, बहुत संसाधन है, बहुत एकदम आर्मी उर्मी सब कुछ है, तो ये समृद्धशाली देश है या बड़ा देश है। समझ में आ गया कि ना। और यह वाला ई वाला देश इसके शासन में काम करता हो, मतलब यह जैसे कहता हो यह देश वैसे ही करता है, या इसके शासन संसाधन सब पर नियंत्रण इस देश का हो, और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन नियंत्रण शासक देश करता हो। तो शासक देश तो यही ना हो गया, शासक देश कौन हो गया, ये वाला देश। आई किस पे नियंत्रण करता है, इस वाले देश पे क्या करता है, निर्देशन, मतलब निर्देश देगा, हम जैसे कहते हैं वैसे करो, नियंत्रण करेगा कि इतना ही सामान इसको देना है तो देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। किसको बोलेगा, इस पे राज करेगा कि ना। कौची का निर्देशन और नियंत्रण करेगा, व्यवसायिक नियंत्रण, व्यवसायिक निर्देशन, आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक उसके अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण करेगा, या आर्थिक अर्थ से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उस पे नियंत्रण करेगा। तो आगे कहता है कि देश का होता है, नियंत्रण होता है ऐसे शासित देश। तो शासित देश कौन हो गया, ये वाला, जिसपे शासन किया जाता है उस देश को क्या कहते हैं, शासित देश। जिसपे शासन किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, शासित देश, और जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, शासक देश। क्या बोलेंगे, शासक। तो यह जो है इस पे शासन कर रहा है, ये हो गया शासक देश, ये वाला क्या हो गया, शासित देश। क्या हो गया, शासित देश। ये क्या हो गया, शासित देश, या उसको बोल सकते हैं गुलाम देश। वही बोल रहा है कि शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो यह देश जो है, इस देश का क्या हो जाएगा, उपनिवेश। क्या हो जाएगा, उपनिवेश। अब दिक्कत है, कोई भी देश शक्तिशाली या समृद्ध हो और किसी छोटे देश पे अपना शासन नियंत्रित किए हुए है, तो वह छोटा देश बड़ा देश का क्या कहलाएगा, उपनिवेश। उपनिवेश मतलब कॉलोनी होता है, और वही कॉलोनी मतलब उसके लिए एक छोटा सा कॉलोनी बन गया उस बड़ा देश के लिए, और वहीं पे अपना जा करके राज्य कर रहा है। और यदि नहीं समझ में आया तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पति है, पति को तो देखी है बेचारा का हाल कैसा हुआ रहता है, ये पत्नी है, इसका शादी हो गया तब पति। अच्छा एग्जाम्पल ऐसे नहीं लेते, रुक। एक था राम खेलावन, समझ में आया कि ना। एक थी सीता पति देवी। ये दोनों लोगों के बेचारे के, ये बेचारा का शादी हो गया सीतापति से। किससे शादी हुआ, सीतापति से। अब देखिए राम खेलावन का शादी किससे हो गया, सीतापति से। हो गया कि ना, क्या हो गया, शादी। शादी के मतलब जानते हैं क्या होता है, जिम्मेवारी 2 गुना, आजादी आधा, ये इसी को बोलते हैं शादी, मेरे समझदारी के अनुसार। समझ में आया कि नहीं। अब बेलना खाना है तो शादी करो, बड़ी दिक्कत है। तो देखिए दोनों कोई का शादी हो गया। देखिए बेचारा राम खेलावन जो है, इसका शादी हुआ, इस सीतापति देवी का भी शादी हुआ। किससे, राम खेलावन से। ये दोनों का आपस में शादी होगा। देखो बौका में तो शादी होगा नहीं, एगो बौका एगो बौकी होना चाहिए, एगो बौका एगो बौकी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं, मतलब जेंडर चेंज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, आपस में विचारधारा भी अच्छा खासा मिलता हो तभी शादी अच्छा होता है। लेकिन ये शादी हो गया,
ये सीतापति देवी बेचारी इस पे अपना कब्जा कर ली। बोले ना, हम जैसे कहते हैं वैसा ही करेला हवा। देख रहे गांव में, हमारा छोड़ के तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यारा माइये लगल हुआ। समझ में अलवा कि नहीं? हम जैसे काम नु वैसा ही करेला हुआ, तो ऐसे करेला हुआ, ऐसा ही चलेला हुआ। समझ में आया कि ना? अभी बेचारा क्या करे, मजबूरी है चलना, समझ सकते हैं मजबूरी कोची है। अभी जो कहेगी ना वही करेगा, और नहीं करेगी तो समझ ही सकते हैं मार्केट में लोहा वाला बेलना जारी है। पतिदेव का खैर नहीं है। समझ में आया कि ना? अब इस पे ये क्या कर रही है, शासन। तो ये शासक हो गई, पत्नी क्या हो गई, सीतापति देवी शासक, और ये क्या हो गया, शासित। ये अपने ऊपर क्या कर रहा है, शासन करवा रहा है। तो यह इसका क्या कहलाएगा, उपनिवेश। लेकिन जगह रहेगा तब, यदि क्षेत्र होगा तब, व्यक्ति नहीं कहलाएगा। क्षेत्र होगा तभी ना हम उपनिवेश बोल सकते हैं। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, कॉलोनी। इसका मतलब समझ में आ गया। अच्छा, जानते हो जब पत्नी नैहर चली जाती है मायके, तब पति लोग एकदम रुद्र रूप में आता है, और बाप रे बाप सुकून मिलो रे बाप। समझ में आया कि नहीं? बड़ी बड़ी थेथरो होती है सब, कई लोग थेथरे होती है। हम भी सोच रहे हैं कि कहीं थेथर मिल गई तो जिंदगी हो जाएगा। वैसे आगे चलते हैं। और देखिए, आर्थिक क्रिया को तो हम लोग समझ लिए, उपनिवेश को भी समझ लिए। तो हम लोग पीछे अभी क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यही ना पढ़े हैं। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। दूसरा पढ़े है जिसमें नियमों, आर्थिक क्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया हुआ होता है, उस विषय को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। उसके बाद पढ़े है अर्थव्यवस्था, जिसे अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं का जो नियमों और सिद्धांतों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, उसे ही किसी क्षेत्र या किसी देश में व्यवहार में उतारा जाता हो या लागू किया जाता हो, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, और इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। कोई दिक्कत? और तीसरा हम लोग क्या बोले पढ़े हैं, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़े हैं ना जी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। समझ में आया, अंग्रेजी में। आगे उपनिवेश पढ़े हैं। अब देखिए, उपनिवेश पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक समझाना था, उपनिवेश में भारत जो था गुलाम किसका था, ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन एक समृद्ध देश था, ब्रिटेन एक कैसा देश था, समृद्ध देश था। और यही ब्रिटेन भारत पे क्या कर रहा था, राज्य। क्या कर रहा था, राज्य। तो भारत पे राज कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, तो भारत क्या हो गया, शासित देश। क्या हो गया, शासित देश। और ब्रिटेन क्या हो गया, शासक देश। क्या हो गया, शासक देश। समझ में आ गया, ब्रिटेन क्या हो गया, शासक देश, क्योंकि इस पे शासन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? और 200 वर्षों तक इसने शासन किया, और शासन करने के बाद भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको लूट करके मिट्टी के चिड़िया बना दिया। और यहां से 1947 में बहुत संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद पूरा देश में आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उसको धीरे 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 प्रयास करके हम लोगों ने अपने स्थितियों को अच्छा बनाया। तो यह धीरे 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 कैसे आया, इसी को ना बोलेंगे विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था विकसित कैसे हुआ। वैसे ही पूरा लूट के चल गया था सब, पूरा संसाधन लूटा सब, पूरा
खदान लूटा सब, पूरा कोयला निकाल के लूटा सब, पूरा हीरा सोना सब निकाल के लूट करके अपने देश में सारा संपत्ति को क्या कर दिया, सब स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद बहुत लड़ने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद, बहुत बलिदानों के बाद, बहुत माँ के बेटा के बलिदान देने के बाद, बहुत पत्नी के सिंदूर धुल जाने के बाद इस देश को आजादी मिला था 15 अगस्त 1947 को। समझ में आया कि नहीं? ये अंग्रेजों को उसी में लॉर्ड लगा के पड़ता है सब, लॉर्ड लिटन। क्या कहेंगे लॉर्ड लिटन? खाली लिटन कहेंगे। हमारा तो बस चलता तो उस सबके पूरा नामे निकाल के फेंक देते, बस तोरा नहीं पढ़ना है। हमारे भारत के लोग जो अच्छे कार्य किए होंगे वही पढ़ेंगे, तू खराब किया उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन खराब काम को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आज के जनरेशन भी जाने कि ब्रिटेन के लोग, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया था, उस बर्ताव को याद रखना है। समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे चलते हैं, अलग अलग विद्वान जो है अपना अलग अलग परिभाषा दिए कि अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे। तो उसी में एक विद्वान थे जिनका नाम था ब्राउन। उन्होंने कहा कि जानते हैं अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? हम पूछेंगे कि गुरुजी किसको कहते हैं, बताइए आप ही। बोले कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। बोले कि बहुत अच्छा, कितना सुंदर है, यह क्या है? तो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये बोर्डवा कुछ थेथर जैसा चल रहा है काज ना। अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। आजीविका मतलब अपने जीवन में जो भी क्रिया करके हम अपने जीवन को चलाते हैं वही प्रणाली, मतलब सिस्टम है, यही अर्थव्यवस्था है। जिस सिस्टम के तहत अपने जीवन के आर्थिक क्रियाओं को कर